ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम बोले छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों की बराबरी कर रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा नए भवन का उद्घाटन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन। भवन का उद्घाटन मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने किया। रायपुर में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक। आज मुख्य सचिव की मौजूदगी में होगी बैठक। राज्य निर्वाचन आयोग कलेक्टरों से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा के 1500 जवानों ने माओवादियों को घेरा। सुबह से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में आज फिर से लौटेगी ठंड। अगले 3 दिनों तक चलेगी ठंडी हवा। 3 डिग्री तक लुढ़केगा न्यूनतम तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि वाहन बिक्री के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों की बराबरी कर रहा है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में अधिक धान खरीदी के आसार ऑटोमोबाइल सेक्टर में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश के सर्वाधिक 18.57% की ग्रोथ दर्ज की थी। इस साल तो अच्छी बारिश हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 145 लाख मीट्रिक टन धान जो पिछले साल खरीदे थे, इस साल उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल 24,72,000 किसान अपना पंजीयन कराए थे, उतना किसान धान बेचे थे। इस साल 27 लाख किसान पंजीयन कराए हैं और करीब 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा में बढ़ोतरी भी हुआ है। और हमको लगता है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो किसानों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो आपका व्हीकल भी ज्यादा बिकेगा। जिस तरह से लास्ट ईयर हमारा ये छत्तीसगढ़ व्हीकल बिक्री में भी टॉप में रहा पूरे देश में, और पिछले साल जो एक्सपो लगा था उसमें 10,000 व्हीकल की बिक्री हुई थी और करीब रोड टैक्स में सरकार को 300% का इजाफा हुआ था और प्रदेश के जीएसटी में 500% का इजाफा हुआ था। और इस साल तो हम लोग लाइफ टाइम टैक्स में भी 50% छूट दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि पिछले साल का टारगेट इस साल दोगुना होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल बोले, कल कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन था। नए भवन का उद्घाटन मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने किया है। कल हमारे प्रभारी सचिन पायलट के यहाँ भी बैठक हुई है। मुख्य चर्चा यही थी कि सरकार चुनाव कराएगी या नहीं, क्योंकि मतदाता सूची 15 तारीख को प्रकाशित होनी थी और अब इस 18 तारीख तक टाल दिया गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, चाहे वे नगर निकायों के लिए हो या पंचायतों के लिए। कल खड़गे जी और सोनिया जी ने उसको इनाग्रेट किया इंदिरा भवन के नाम से और बहुत बढ़िया बन पड़ा है। सभी लोगों के, चाहे वो महासचिव हो, सचिव हो, प्रभारी हो, मीडिया के लोग हों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबके बैठने की व्यवस्था, तो सुव्यवस्थित एक सुसज्जित एक भवन का लोकार्पण कल सोनिया जी और खड़गे जी ने किया। कल चूंकि हम लोग सब थे ही और हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के यहाँ बैठे भी थे, मुख्य रूप से बात यही होती रही कि चुनाव सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी, क्योंकि 15 तारीख को
मतदाता सूची का प्रकाशन होना था, अब वो टल के 18 तारीख हो गया। कुल मिला के जो एक एक दिन तक के तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इससे ये संकेत मिल रहा है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत हो, ये दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच गुरुवार शाम को मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि संख्या और भी बढ़ सकती है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के करीब 1500 जवानों ने इलाके को घेर कर रखा है। आज सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पामेड़ इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद है। इसी सूचना के आधार पर 3 जिलों से डीआरजी कोबरा और उसके साथ 205, 206, 208 और 210 बटालियन के जवान समेत सीआरपीएफ की टीम को 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। गुरुवार तड़के माओवादियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई। दिन भर रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। हालांकि देर शाम तक खबर मिली कि जवानों ने करीब 10 से 12 माओवादियों का एनकाउंटर कर दिया है। तो वहीं पे आज सुबह से फिर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कल बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस संयुक्त ऑपरेशन में 12 नक्सली मारे गए हैं। इस सफलता के लिए मैं सुरक्षा बलों के जवान और उनके साहस को नमन करता हूँ। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है, लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान की आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी आज। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पार्टी नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर कहा, 2022 में ईडी ने कवासी लखमा के खिलाफ कार्रवाई की। 3 साल बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 20 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान कवासी लखमा ने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने आचार संहिता के दौरान दिव्यांगजन परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। परियोजना बिना बजट स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति या टेंडर से शुरू हुई है और पूछताछ के दिन ही टेंट खुल गए थे और दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने लखमा के घर और उनके परिवार पर छापा मारा और जिससे ना तो कोई पैसा मिला और ना ही कोई दस्तावेज मिले। जो कवासी लखमा के बारे में 2021-22 की घटना है, ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए। 21-22 करें तो 25 लग गया। 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के विधानसभा सत्र था। अपने विधानसभा क्षेत्र के
प्रश्न उन्होंने कवासी लखमा ने पूछ लिया। तारांकित प्रश्न था और उसमें उन्होंने पूछा और उसके उत्तर में लिखित उत्तर है, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आचार संहिता के समय, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित था, आचार संहिता लगा हुआ था 14-15 मई के बाद, बजट में है ही नहीं, किसी विभाग से स्वीकृति नहीं, टेंडर नहीं और पुल निर्माण शुरू हो गया। और टेंडर तब खुला जिस दिन प्रश्न था। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया कि बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, एक नहीं दो पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहां छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहां, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ है, उनके यहां कोई कागजात भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्रकार मुकेश चंद्रकार केवल उस सड़क के मामले में, उस सुकमा जिला या बीजापुर जिला में ऐसे सड़क जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत है, एलडब्ल्यू क्षेत्र में जो फेज 1 फेज 2 में जो स्वीकृत किए, उस सड़क की स्वीकृति, और उस सड़क की स्वीकृति में यह है कि 50 करोड़ की जो सड़क है उसकी लागत बढ़ के 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर कहा, जब मुंबई जैसे शहर में अभिनेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। इस डबल इंजन की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है और मुंबई में अभिनेता सुरक्षित नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वीं मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं, तो दूसरे लोग कहां सुरक्षित रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां अभिनेता सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की भी गोली। पहली बात तो यह है कि मुंबई जैसे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बता दें, छत्तीसगढ़ में आज से फिर ठंड लौटेगी। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर खत्म होने के साथ ही अब उत्तर से ठंडी हवा आने लगी है, जिससे रात का तापमान लुढ़केगा। अंबिकापुर और कोरिया गुरुवार का सबसे ठंडा शहर रहा और यहाँ पर रात का पारा 9.7 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी दिन का तापमान 22 डिग्री रहा, जो नॉर्मल से 3 डिग्री कम था। वहीं सरगुजा संभाग के जिलों में बादल छाए रहने के अधिकतम तापमान कम रहा और जिससे दिन में ठिठुरन रही और पिछले 3 से 4 दिनों में बादल छाए रहने के कारण दिन और रात का पारा सामान्य से अधिक पहुंच गया है, जिससे ठंड कम हो गई है। वहीं आज से बादल छटने लगेंगे और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। इससे अगले 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पारा कम जरूर होगा, लेकिन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बुधवार को 11वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें 2 सत्र के 277 छात्राओं को स्वर्ण पदक और उपाधि दी गई है। 2 छात्रों को चांसलर मेडल और 25-25 हजार रुपए सम्मानित भी दिया गया। और आपको बता दें कि फॉरेस्ट विभाग की छात्रा संगीता का सबसे अधिक 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नक्सल और धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तैयारी की गई नई औद्योगिक नीति के बारे में बताया।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के आदर्शों के अनुरूप तथा आधुनिक समय की जरूरत के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में अपनाया है। निश्चित ही इससे न केवल ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा अपितु रोजगार की भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति भी तैयार की है। इसमें छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्यमों को अनेक रियायतें प्रदान की हैं, जिससे प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है और 5 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। is a great state, and its transformation from a developing state to a hub of opportunities showcases the power of focused development and determined leadership. Education is at the heart of this transformation. I am proud that youth of Chhattisgarh, whether they are from cities or remote tribal belt of the state, can now benefit from institutes of eminence in every walk of life. Chhattisgarh now has AIIMS, IIT, IIIT, IIM, and institutes in law. Just imagine what a change for the better in the education landscape of the state. हमारे लिए गर्व का अवसर और भी बढ़ जाता है कि छत्तीसगढ़ का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित है, जो ज्ञान, समावेशिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही इस विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ की बौद्धिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रतिष्ठा केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली है। हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। इसके पीछे नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान विज्ञान से समृद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा समाज की प्रगति का आधार है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने बार बार यह साबित किया है कि शिक्षा कैसे परिवर्तन का साधन बन सकती है। इस विश्वविद्यालय ने केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, बल्कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक शिक्षण संस्थान समाज की जरूरतों को पूरा कर सकता है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा है कि शराब घोटाले की जांच चल रही है। इसके संदर्भ में हमें कुछ सबूत मिले हैं, जैसे अरविंद सिंह का एक रिकॉर्ड किया गया बयान हमें मिला है, जिसमें उसने बताया था कि शराब कार्टेल द्वारा 50 लाख रुपए का मासिक भुगतान कवासी लखमा को किया जाता था। और क्या कहा आप भी सुनिए। गवाही में बात शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि इन दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ही अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं
उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।